12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का आज फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरी बात यह है कि इस सब्जेक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि 20 नंबर तक के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मैथ इसी चैप्टर से आए हैं। तो इस चैप्टर के महत्व को हमें समझना चाहिए। हम 2 से 3 दिन या 3 बार की वीडियोस में ये चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा। आज मैं ओरली इस चैप्टर को आपके सामने पढ़कर बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। ओके, देखिए, ये चैप्टर है आपका विद्रोही और राज्य, 1857 का आंदोलन और उसकी व्याख्या। अगर किताब में आप जाएंगे तो वहाँ केवल आपको विद्रोही और राज्य नाम से ये चैप्टर मिलता है। चलिए अब देखिए, 10 मई 1857 को यह आंदोलन मेरठ छावनी से शुरू किया गया हुआ। पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, फिर इसको आपको अच्छे से एलोब्रेट करके बताऊँगा। 11 मई 1857 को विद्रोह ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुना और नेता चुनने के बाद उन्होंने विद्रोह को वैधता यानी कि एक सिविल या एक फॉर्मेशन इस मूवमेंट की शुरू की। विद्रोहियों का मुख्य केंद्र सरकारी इमारतों पर हमला करना था। किसानों को विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद साहूकार और अमीर भी विद्रोह के निशाने पर आ गए, क्योंकि जो साहूकार और अमीर लोग थे वो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। विद्रोहियों को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंग्रेज सेनापति जेम्स ऑल्ट्रम, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल, सर हुरोज आदि थे। सर हुरोज वही आदमी जो झांसी की रानी से जिनकी फाइट हुई थी। 1857 के विद्रोह ने आपस में एकता को स्थापित किया। देखो, इसमें लोगों ने जाति और धर्म के भेदभाव को भुला दिया और सब लोग एक साथ आ गए। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन में भाग लिया। विद्रोह को हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों ने अपने अपने लाभ हानि के आधार पर आकलित किया। विद्रोह में साहूकार, व्यापारी, बड़े दर्जे के नेता या बड़े दर्जे के जो व्यक्ति थे वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट में थे, जबकि आम जनता, कुछ जमींदार, कुछ नवाब, मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र, ये सब लोग और कुछ रियासतों के मालिक, ये सब लोग इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। 1857 के प्रमुख कारण जो थे राजनीतिक कारण हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो गया था भारतीय राजाओं, जमींदारों या भारत के शासन में, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया था। आर्थिक कारण, अब सबको ये जचने लगा था कि भारत को अंग्रेज़ लूट रहे हैं, यहाँ से वो सारी संपदा को ले जाकर लंदन को बसा रहे हैं। तीसरा जो था वो था धार्मिक कारण। हर एक व्यक्ति को लगता था कि अंग्रेज उनके धर्म पर बिना किसी कारण के हमला करते हैं या उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। सामाजिक, हमारे भारत में विभिन्नताएं होते हुए अनेकताएं बहुत हैं, लेकिन इस अनेकताओं में सामाजिक विभाजन बहुत था। इस सामाजिक विभाजन ने भी सभी लोगों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया। और सबसे अंतिम और जो मुख्य कारण था वो थे सैनिक 2 तरह के थे, ब्रिटिश और इंडियंस। इन दोनों की सेवाओं में, भत्तों में, सर्विसेज में,
रहन सहन में बहुत डिफरेंस था। भारतीय जवान गुलामी का जीवन जी रहा था, काम अंग्रेजी सैनिकों से ज़्यादा कर रहा था, हर स्तर पर शोषित हो रहा था। तो ये भी एक कारण रहा। फिर आता है तात्कालिक कारण, यानी कि चर्बी वाले कारण। ये घटना मंगल पांडे के समय में हुई, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे। उन्होंने ही चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से सबसे पहले मना कर दिया और 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे। नाना साहिब अपने भत्ते एवं पेंशनों को लेकर लड़ रहे थे, देखा जाए तो। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इनके राज्य के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश कर रखी थी या घोषित कर रखा था। बहादुर शाह जफ़र, वास्तव में बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल शासक हैं, लेकिन मुग़लों के इतने वैभवशाली साम्राज्य के अंतिम शासक के पास उन दिनों कुछ भी नहीं था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो वो अपने उस सम्मान के लिए इस आंदोलन में कूद गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह, शाहमाल आदि हर व्यक्ति अपने पर्सनल हित के लिए इस 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ था, देखा जाए तो। आगे चलते हैं जी। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के दशक की शुरुआत तक मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल पर जीत हासिल कर ली। किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। मतलब अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति सीधे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाएगी। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तर्कों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देख रहे थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के लिए यह कहा कि गिलास फल, चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ की राजनीति में इतना ज़्यादा इंटरफेयर था। उनको पता था कि अवध भी एक दिन उनके कब्जे में होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए सती प्रथा को ख़त्म करने, हिंदू विधवा को वैधता देने के लिए कानून बनाए। भारतीय समाज के कुछ तबकों की मदद से बेंटिक ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अंग्रेजों ने कुछ बहानों के जरिए शासकीय दुर्लभता और दत्तकता को अवैध घोषित कर झांसी, सतारा और अन्य रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। चर्बी वाले कारतूस और दूसरी अफवाहों ने भारत में स्वतंत्रता के बीजों को बो दिया था। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अवध का अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। वहाँ के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया और शर्तें थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर देंगे, रियासतों में अंग्रेजी टुकड़ियों को तैनाती की इजाज़त दें और सरकार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर काम करें। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत तालुकदारों ने उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। विद्रोही उद्घोषणा इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से भी बहुत सारे लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे और वास्तव में लोग इन अफवाहों पर या सच्चाई पर विश्वास भी करते थे। अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित किए थे। 1 मई से और जून 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया तथा विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून में बाजार प्रिंट पर उपलब्ध हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया गया जाता तथा
क्योंकि इनमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कुछ शब्दों के बारे में बात करता हूँ। फिरंगी फ़ारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक यानी कि फ्रांस के नाम से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों के मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी अपमानजनक नज़रिए से भी देखा जाता था। रेजिडेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काल में रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उससे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेज़ों के सीधे शासन के तहत नहीं होता था। मतलब रेजिडेंट की पॉलिसी ये होती थी कि कैसे ना कैसे करके इस राज्य को सीधे अंग्रेजी शासन में लाए। 1857 के विद्रोह कई कारणों से सफल न हो सका, परंतु इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 90 वर्ष बाद रंग लाए और भारत को 15 अगस्त 1947 को साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्ति मिली और देश आज़ाद हो गया। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रथम बलिदान मंगल पांडे ने दिया, जो बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये 23 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए। इन 23 पॉइंट्स को हमें अपने पास अच्छे से लिखना है, याद करना है। आगे वाले पॉइंट्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।